Hello, friends. Welcome to the third episode of Pathfinders in Dentistry. जैसे कि हम बोलते हैं, पाथफाइंडर वो इंसान है जो अपना रास्ता खुद बनाता है. ठीक है. आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, ही इज अ वेरी वेरी स्पेशल पर्सन एंड एन एंडोडोंटिस्ट बाय प्रोफेशन. ही इज डॉक्टर अभिषेक परमार. थोड़ा सा उनके साथ अपने एसोसिएशन के बारे में बताऊंगी. सो गुजरात में देयर इज अ वेरी फनी ट्रेंड जहां पर हम अपने सीनियर्स को भैया या दीदी करके बुलाते हैं. जब भी कोई नॉर्थ इंडियन गुजरात में अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने आता है तो उनको बहुत फनी लगता है कि ये क्या है, ये सीनियर को भैया कौन बोलता है, दीदी कौन बोलता है. बट दैट्स द ट्रेंड इन गुजरात एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रेंड. So when I joined dentistry in GDCH Ahmedabad, in my first year of BDS, I came across Dr. Abhishek Parmar. I think you were a third year then. Dr. Abhishek was a third year student. I guess I'm 3 years senior to you. 3 years senior. And he just looked like one of my cousins. So I said, Bhaiya, aap to ekdam mere cousin ki tarah dikh rahe ho. And that's how our association began. And today I'm very fortunate to be treated and to be feeling like his younger sister for all these years. And again, I'm fortunate to welcome you is Pathfinders ke session mein. So officially, welcome Dr. Abhishek Parmar or Abhishek Bhaiya in short. Thank you, Himani, for having me. As the name suggests, Pathfinders. But to be very frank, I'm still little clueless about my path. So let's see how I try to help you guys. Let's see. So Dr. Abhishek ने अपना BDS किया है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज अहमदाबाद से. एक साल का प्रिपरेशन करने के बाद he has done his MDS from the same college. While doing MDS in his residency, he was also a tutor. Even before residency, he was a tutor in the periodontics department. During PG, he started tutorship in endodontics. After that, वो absorb हो गए as faculty, and now he's a professor, associate professor, assistant professor in Government Dental College and Hospital Ahmedabad in conservative dentistry and endodontics. तो हमने हमेशा अभिषेक भैया को देखा है as a tall, handsome, very very cute, very polite, very chivalrous, decent boy. The always the popular Abhishek Bhaiya. First question to you, Abhishek Bhaiya, is why did you choose dentistry? Dentistry क्यों करी? आप मॉडल बन सकते थे, आप you're a very good communicator, आप mass com में जा सकते थे, आप कितना कुछ कर सकते हैं, आपने डेंटिस्ट्री क्यों चुनी? So मैं तो गुजराती मीडियम से पढ़ा हुआ गुजरात बोर्ड का बच्चा था. तो when I was growing up, तो सच बताऊं तो आप लोगों जैसा क्लू कुछ था ही नहीं. तो बचपन में पापा को बोला कि मैं तो इतिहास में और गुजराती लिटरेचर में बड़ा इंटरेस्टेड. तो पापा तो मेरे इंडस्ट्रियल कोर्ट में थे, तो वैसे वकील हैं अभी. तो उन्होंने बड़ा वकीलों की जैसे आंसर दिया कि बेटा कर सकते हो लेकिन कोई फ्यूचर नहीं है. तो फिर जाके हमने साइंस ले लिया. और डेंटिस्ट्री वाज बाय अ चांस, यू कैन से. ओके. मेडिकल में मिल रहा था बट इट वाज अ पेमेंट सीट. तो इतने पैसे भी नहीं थे और इतना आइडिया भी नहीं था. उसके अलावा सिंपल लॉजिक ये भी था कि जब गुजरात में देयर वर ओनली 240 सीट्स. At that time, there were only 240 seats. I'm talking about 2002. In UG, in undergraduation. Yes. In PG, there was only one college. That was our GDC. Correct. And in UG, we had only 240 seats. So it was like, आप dentistry करो और आराम से clinic करो, future अच्छा है. तो कभी आपने सोचा भी नहीं कि कोई और करियर या साइंस वाले स्टूडेंट की तरह सिंसियरली मम्मी पापा की बात मानने वाला बच्चा, उन्होंने बोला कि नहीं भाई डॉक्टर बनना है? बात तो मैं हमेशा से मानता था, खैर, पर मेरे खुद के तरीके होते थे मानने के. तो जब बड़ा हो रहा था तो आई ऑलवेज वांटेड टू जॉइन एन आर्मी, पर एक्सपोजर था नहीं. करेक्ट.
फिर 12th के बाद एक छोटा-मोटा वो हमने रैंप वॉक वगैरह किया था, तो तब थोड़ा-सा एक्सपोज़र हुआ, बट वो फ़ील्ड में भी मेरे अलावा सारे लोग मुझसे एज में बड़े थे। सो आई वाज़ आई थिंक वन ऑफ द फाइनलिस्ट। वो लोकल सा कुछ शो था। हुँ, और फिर ये हुआ कि दे ऑल वर स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग एट दैट टाइम। हुँ, हुँ, प्लस ऐसा नहीं था कि मम्मी-पापा के पास बहुत पैसे हो तो आप कुछ भी करो एंड यू कैन गेट अवे विद दैट। हुँ, तो अगर वो ऑप्शंस खुले होते, तो बाकी सारे ऑप्शन देखे जाते। करेक्ट, बट फेलियर वाज़ नॉट एन ऑप्शन। लाइक सो मेनी ऑफ अस इन मिडल क्लास फैमिली, कि करेक्ट। फेलियर ऑप्शन नहीं होता है। हुँ। बहुत ट्राई करने का या बहुत एक्सपेरिमेंट करने का हमारे पास अपॉर्च्युनिटी हमेशा नहीं होती है नहीं होती है। एंड तो दैट इज़ हाउ यू लैंडेड अप विद डेंटिस्ट्री। स्कूल के बारे में मैं पूछना चाह रही थी, ऑलरेडी आपने बता दिया दैट बिगैन विद अ वेरी सिंपल हम्बल योर मदर इज़ अ बैंकर, आई थिंक आपकी मदर बैंक में यस, वर्क यस, यस। करती थी, योर फादर इज़ अ लॉयर और सिंपल फैमिली के साथ आप लोगों ने स्टार्ट किया, सिंसियर बच्चे की तरह पढ़ाई करी और बीडीएस में आप पहुँच गए। सो हाउ वाज़ योर जर्नी इन बीडीएस? बीडीएस आपका एक्सपीरियंस कैसा था? जैसे कि आप बोल रहे हो कि यू केम फ्रॉम अ गुजराती मीडियम स्कूल और हुँ। बीटीएस में सारी एजुकेशन इज़ इन इंग्लिश। एनी प्रोफेशनल कोर्स इन इंडिया, सारी एजुकेशन इंग्लिश में होती है। फ्रॉम एनाटॉमी, फिजियोलॉजी टू व्हाटएवर सब्जेक्ट्स। तो कैसे कोप अप किया आपने विद द मीडियम ऑफ एजुकेशन? वेरी फ्रैंकली मुझे मीडियम ऑफ एजुकेशन से फर्स्ट ईयर से कभी इश्यू नहीं आया। ओके, द रीज़न बीइंग कि वेयर आई वाज़ स्टेइंग, सो माय नेबर्स वर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। सो एक यूपी से थे, एक पंजाबी थे। तो व्हेन आई वाज़ ग्रोइंग, तो हिंदी और इंग्लिश वाज़ लाइक सेकंड लैंग्वेज, ओके। एंड ग्रेजुअली इट बिकेम द फर्स्ट लैंग्वेज। हुँ, सो अगर मैं हिंदी भाषा का प्रयोग करूँगा तो कोई बताएगा नहीं कि मैं गुजराती हूँ। करेक्ट। एंड पापा ने एक चीज़ सिखाया था कि आप अ, कोशिश करते रहो, और आप जब कोशिश कर रहे हो, तब ऐसा समझो कि आपको ही सबसे ज़्यादा आता है। तो इंग्लिश बोलो और ऐसे ही समझो कि आपको ही सबसे ज़्यादा आता है, बाकी लोगों को नहीं आता है ज़्यादा। तो आप कॉन्फिडेंटली कर पाओगे। तो कॉन्फिडेंस तो रखा था। तो और जैसे मैंने बताया कि ऑप्शन नहीं होता है, तो और चीज़ें हो जाती है अपने आप से। करेक्ट। वेरी, वेरी ट्रू कि कॉन्फिडेंस का ही खेल है आधे से ज़्यादा तो। बिकॉज़ मैंने देखा है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बहुत मेहनती होते हैं और वो डिक्शनरी लेके बैठे होते हैं। जब उन्हें जी, ना जी, बिल्कुल। यकृत पढ़ने की आदत है बट लिवर इतना पॉपुलरली शायद नहीं पता। सो दे आर एक्चुअली सिटिंग विद डिक्शनरी। हमारे टाइम पे होती थी, अब तो गूगल ही सब कुछ बता देता है। बट बहुत अच्छे से वो फिर भी कोप अप करते थे एंड आपको आपकी अपब्रिंगिंग की वजह से इंग्लिश में कभी प्रॉब्लम नहीं आई और बीडीएस में कोई ऐसा फनी इंसिडेंट बीडीएस का या कोई ऐसा मेमोरेबल चीज़ जो आपको याद हो मुझसे मिलने के अलावा? बीडीएस में मैं हमेशा कहता हूँ कि जीडीसी मेरी जन्मभूमि है, जन्मभूमि एज़ अ डेंटिस्ट। सो बीडीएस करते वक़्त बहुत सारे दोस्त बने, और वो जो दोस्त बने वो आज भी मेरे दोस्त हैं। और मेरे स्कूल से मेरा कॉलेज घर के पास था। तो मेरे सारे दोस्त दे यूज्ड टू स्टे एट माय होम। ओके, तो वो हमारा कम्फर्ट ज़ोन था, और हम वहाँ बहुत मज़े करते थे। कई बार ऐसा भी होता था कि हम लोग सब रास्ते में जा रहे हैं और मुझे रास्ते में कोई फ्रेंड मिल गई जो गर्ल है। तो मैं चलो उनके साथ चला गया, और मेरे सारे दोस्त मेरे घर पे बैठ के वेट कर रहे हैं। सो ऐसा भी बहुत बार हुआ है, और घंटों-घंटों तक वेट किया उन्होंने कि ये भाई कहाँ चला गया। तो बीटीएस की बहुत फॉन्ड मेमोरीज़ है मेरी। मुझे ध्यान है इतनी तो फैन फॉलोइंग आपकी थी उस टाइम पे। नहीं, इतनी भी नहीं थी जितनी आप बता रहे हो। All genders, but a good fan following that I remember. बीडीएस के टाइम पे भी यू पार्टिसिपेटेड इन अ लॉट ऑफ को-करिकुलर एक्टिविटीज़। उसके टाइम पे भी जितने इवेंट्स होते थे, जितने आई थिंक
कॉम्पिटिशन्स होते थे या जितने भी हमारे फेस्ट्स होते थे, उसमें भी बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट थे। चाहे वो फंड रेजिंग हो, चाहे वो अगेन कोई फैशन शो का रैंप वॉक हो। सो बहुत ही मतलब बहुत मेहनत की है आपने, नॉट जस्ट इन एकेडमिक वेज बट ऑल्सो टू कीप योर पर्सनैलिटी वेरी चार्मिंग इन एन ओवरऑल वे। तो कोई इवेंट, कोई ऐसी चीज जो आपको याद है बीडीएस में, कुछ कुछ हुआ हो जो आप बताना चाहो सबको? हम लोग तब ज़्यादा सोचते नहीं थे। तुम्हें शायद याद होगा कि देयर वाज़ अ रैंप वॉक जिसमें हमें नो स्मोकिंग का मैसेज देना था। तो वो फंक्शन हम सारे फंक्शन चर्च में में उसमें। हाँ, हाँ, हाँ। तो वही ऐसा था कि वही फंक्शन में गवर्नर साहब भी आते हैं, बड़े-बड़े पॉलिटिशियन आते हैं। तो हम लोग ने रैंप वॉक पे नो स्मोकिंग का मैसेज देने के लिए स्मोक ही कर दिया था। एंड दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम वी स्मोक्ड। And then later on, Dean asked, "Did you do that?" I said, "We had to convey the message, so it should look original." So that was a little funny. I would not do that now, since I'm a faculty, and I used to have very long hair at that time. Yeah. वही ना, So सारी सारी अदाएं आपकी मॉडल वाली थी उस टाइम पे। सो uh, व्हिच इज I व्हाई I I still laugh at it, but I'm happy that I did few things. So when you are young, you can be a little crazy. सो ऑल दोज हु आर लिसनिंग टू दिस वीडियो, ये मत सोचो कि यार प्रोफेशनल कोर्स में आ गए हैं तो बस अब पढ़ना ही पढ़ना है। यू कैन स्टिल एंजॉय लाइफ वेदर इट इज बीडीएस और एमडीएस। ठीक है, बीडीएस में काफी ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू रेजिडेंसी, बट यू कैन स्टिल एंजॉय लाइफ, जैसे डॉक्टर अभिषेक अभी हमें बता रहे हैं। सो देन यू स्टार्टेड, यू फिनिश योर बीडीएस, और उसके बाद आपने एमडीएस के लिए एक साल ड्रॉप किया था। You took a drop of 1 year and you prepared for your MDS entrance exam? No, I had to take a drop because I didn't get any seat anywhere. Right. So I still remember 2008 when I was preparing at that time आपके जैसे classes बहुत अच्छे classes हुआ नहीं करते. And earlier हमारे जब admission हुआ तब वैसा trend था कि गुजरात is always an alien territory कि जहाँ entrance is not very common at the undergraduate level as well as at the postgraduate level. तो वहाँ पे हमारे यहाँ ऐसा होता था कि जो फर्स्ट टू फाइनल के मेरिट बेस पे आपका पीजी में एडमिशन होता था। तो एंट्रेंस एंड एमसीक्यूज एवरीथिंग वाज वेरी न्यू टू अस। तो जब हमारा एग्जाम आया, सो वी हैड वेरी फ्यू पीपल हु कैन गाइड अस। I still remember we had PG in endodontia who came from All India, Dr. Rohit Khatri. So he is still my very good friend and he guided me. तो पहले 2008 में तो मैंने तो टेक्स्ट बुक ही पढ़ा, ये सभी किया। आई नेवर न्यू कि एमसीक्यू भी आपको बहुत शिद्दत से पढ़ना होता है। तो वो साल तो कहीं नहीं मिला और इंटर्नशिप करते करते ज्यादा वर्क भी नहीं सीखा था, तो रैंकिंग में भी कहीं नहीं थे। तो फिर इन दी एंड इट वाज लाइक कि आपको एडमिशन भी नहीं मिला है, आपको वर्क भी नहीं आ रहा है और आपके पास पैसे भी नहीं है कि सीट खरीद सको। तो सो यू वर स्टक। तो वहां 2008 थोड़ा सा डिफिकल्ट ईयर था एंड फाइनेंशियली आल्सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। एज अ फैमिली इट वाज अ डिफिकल्ट ईयर, बट देन थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग। सो 2008 में फिर कर्नावती स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री में मैंने कुछ टाइम के लिए एंडोडोंशिया डिपार्टमेंट में ट्यूटरशिप किया। तो बहुत कम सैलरी होती थी, बट मेरा पर्पस ये था कि वर्क सीखने मिले। फिर पेरियो में थोड़ा टाइम गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में एडहॉक बेस पे सिलेक्शन हुआ था, तो वहां पे ट्यूटरशिप किया 5-6 महीने। एंड देन जब जीपीएससी कंफर्म कैंडिडेट जब आते हैं तब आपको ट्रेबिटेशन मिलता। देन आई हैड
3-4 months to prepare for All India. We used to have different examinations like All India, AIPG, and then we used to have Comet K, AIMS examination. So PGI का different exam होता था. तो ऐसे अलग अलग से एग्जाम होते थे और स्टेट का अलग से होता. गुजरात स्टेट का अलग होता था. हाँ 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 बिल्कुल. सो गुजरात स्टेट का एग्जाम के लिए आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया उस 6-7 महीने के टाइम पे. प्रिपेयर तो गुजरात स्टेट के लिए कभी किया नहीं था, वेरी फ्रेंकली. प्रिपरेशन तो ऑल इंडिया का ही किया था. तो सबसे पहले जब मेरा ट्यूटरशिप खत्म हुआ पेरियो का, आई स्टिल रिमेम्बर इट वाज द मंथ ऑफ अक्टूबर. और अक्टूबर में 10 दिन बाद एम्स का एग्जाम था. सो तब तक तो कुछ तैयारी थी नहीं. तो सोचा कि एमसीक्यूज पढ़े जाते हैं, तो पुराने पेपर्स करते हैं. एंड देन आई वेंट टू गिव द एग्जाम. सो दैट एग्जाम वेंट रियली वेल. और उसमें एक, आई स्टिल रिमेम्बर देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन ट्राइएज which I knew it very well since I was very fond of general surgery. So I knew that topic very well. But somehow I marked it wrong. So when I came out, then I realized that I messed up a little. And somehow उसमें मैं रैंकिंग में तो आया. तो तब समझ आया कि चलो कुछ तो ठीक कर रहे हैं हम. पर वो क्वेश्चन अभी भी मुझे याद है, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन शायद सही होता तो, क्योंकि आपके माइनस मार्क्स भी होते हैं और जो आपका प्लस मिलना चाहिए वो भी चला जाता है. और एम्स में माइनस मार्किंग वो टाइम पे तो ज्यादा थी. अभी आई डोंट नो अबाउट द, अभी भी -1/3 है. हाँ एग्जैक्टली. जो एआईपीजी में वो टाइम पे 1/4 था शायद. यस. सो फाइनली आपको एमडीएस इन एंडोडोंटिक्स मिला जीडीसीएच अहमदाबाद में. I told you that 2008 year was very bad for me. And then when things started working for you, it will work for you. So I got ranking in AIPG. Then I got into orthodontia in R. Ahmed, Calcutta. Acha. Okay. But I never used to like ortho. So I was little clueless about that. And meanwhile, our state counseling was due. And there is something called ad hoc posting. So they cannot recruit people regularly on GPSC. GPSC is Gujarat Public Service Commission. So they give ad hoc posting. So I was in second waiting in endodontia. Okay. Ad hoc as ad hoc tutor. So I'm sorry, I was in first waiting. So somehow the guy who was doing tutorship there, then he thought about doing post-graduation. So that seat was vacant. Then I was offered that seat as a tutor. Okay. And instead, I got into PG. So in our state, you can do post-graduation and tutorship both together in the same subject. Okay. So in the month of February, I got a tutorship. And in the month of April 2009, I got into post-graduation. Okay. So you can say I was one of the highest paid PG while studying. You can say. Okay. So academic success की वजह से financial successes आनी शुरू हो गई. थोड़ा सा मतलब since आपने academically tutorship का भी clear किया and you were a PG also. और गुजरात में तो उस समय पीजी की सैलरी भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ करती थी. आई थिंक 20,000 30,000 के कुछ सैलरी थी. 25 अराउंड हुआ करती थी. बट ट्यूटर की सैलरी अच्छी होती थी वो टाइम पे. इट वाज अराउंड 60-70,000. ओके. तो जो एम्स वगैरह में ऑफर किया जाता था उतना. सो आपको ट्यूटर की सैलरी मिलती थी इंस्टेड ऑफ अ पीजी सैलरी. यस यस. ओके. सो 1 साल की मेहनत के बाद, थोड़ा सा पेरियो में काम करके, थोड़ा सा आर अहमद की शक्ल देख के, फाइनली आप GDCH अहमदाबाद में you became a PG also along with being a teacher. Yes. So teaching की जर्नी कैसी रही है? Now that you've been a teacher for a very long time, इतने साल से आप टीचिंग कर रहे हैं. 2006 से 2008 I've
joined as a tutor in Perio. Okay. And then 2009 I was tutor in Consonanto. So almost So 16 साल से आप टीचिंग में हैं, यू आर टीचिंग इट। अपनी टीचिंग yes. जर्नी के बारे में कुछ बताइए, मतलब हाउ इज योर एक्सपीरियंस एज अ टीचर? So I'm always a passionate clinician. So uh, nowadays this thing is very common with Gen Z, go with the flow. So I was always like that. Let's see how it goes. So teaching was not natural to me. Having said that, I'm coming from the family of teacher. So my grandfather was a teacher, and my uncle, who is a dentist, is a teacher, who is my PG teacher and PhD teacher as well. Okay. तो टीचिंग शुरुआत में इतना एक्साइटिंग नहीं था, वेरी फ्रेंकली। सो पीजी जब तक करते हो तब तक आपको वो टीचिंग के लिए परेशान नहीं करते। कुछ आपने डेमोन्स्ट्रेशन दे दिए या एक आध दो लेक्चर ले लिए, उसके अलावा ज्यादा आपको परेशान नहीं करते हैं। आप बेसिकली आप पीजी का ही काम करते हो, जो कि बहुत होता है, ऑलरेडी जो बहुत बहुत होता है। बट अगेन देयर इज वन फंडा आई हैव फॉलोड इन माय लाइफ कि नेवर कंप्लेन अबाउट वर्क। राइट, इफ यू आर गेटिंग गुड वर्क यू आर ब्लेस्ड। राइट। तो पीजी में तो हम व्हाट इज लंच टाइम एंड व्हाट इज 9 to 5, देयर वाज नथिंग लाइक इट। करेक्ट। वी यूज्ड टू वर्क अ लॉट। सो उसका फायदा भी बहुत होता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको पता ही होगा कि क्या ओपीडी होता है, एंड पीजी इज द मेन वर्किंग फोर्स। करेक्ट। तो टीचिंग पे आए तो शुरू में तो पीजी खत्म होते ही जब टीचिंग शुरू किया तो ऐसा हुआ कि ये छोड़ के चले जाते हैं। तो पर धीरे धीरे आई गेट यूज्ड टू इट। सेमिनार अटेंड करना शुरू किया रेगुलर एज अ टीचर। And the best thing about teaching is you have to keep yourself updated. And as a teacher, I tell all my students that you should invest in technology. And I talk about my subject in particular. There were people who were very reluctant towards the technology. So पहले से I'm not talking about मैं सारे टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, पर कई टीचर ऐसे थे जो टेक्नोलॉजी को इतना खुले दिल से उसका स्वागत नहीं करते। हाँ, इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। जैसे आपने भी सुना होगा कि आप व्हाट इज दिस एपेक्स लोकेटर, आपको सिर्फ ये दिस इज ऑल द मैजिक इज हियर, आपको टैक्टाइल सेंसेशन से सब पता चल जाना चाहिए। सो आई एम नॉट इन दैट फेवर। मैं ये मानता हूँ टेक्नोलॉजी है तो यूज करो। करेक्ट। तो मुझे आज भी याद है कि जब मैं 2013-14 में मैं लेक्चर लेता था, तब मेरे पास मे बी 15-16, आई एम नॉट वेरी श्योर, तो तब मेरे पास वो स्मार्ट वॉच हुआ करती थी। तो मैं उसकी हेल्प से मेरा प्रेजेंटेशन चेंज किया करता। ओके। तो लाइफ बहुत सिंपल हो जाती है जब टेक्नोलॉजी होती। करेक्ट। वही चीज मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप अगर फर्स्ट ईयर में आ गए हैं तो एंडोमोटर है, एपेक्स लोकेटर है, अ गुड DSLR कैमरा, मे बी अ स्टैटिस्टिक सॉफ्टवेयर। सो ये सारी चीजें आपको ले ही लेनी चाहिए, तो वो आपकी लाइफ बहुत आसान करे। क्योंकि उससे हमेशा चीजें सीखने के दो तरीके होते हैं कि आप खुद गलती करो और सीखो, या फिर दूसरों की गलती से सीखो। तो मैंने बहुत गलतियां की, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को चाहता हूं कि उनकी गलतियां कम हो। स्पेशली जो हमारा फील्ड है, वी आर वर्किंग ऑन अ ह्यूमन बीइंग, करेक्ट। तो उसमें ज्यादा गलती का स्कोप नहीं होता है। राइट। सो टेक्नोलॉजी मतलब इवन गवर्नमेंट कॉलेज में होने के बावजूद भी आपको लगा कि नहीं, अगर हॉस्पिटल प्रोवाइड नहीं भी कर पा रहा है तो हमें खुद अपनी जो सैलरी मिल रही है उससे थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इन दी टू अपग्रेड अवर टेक्नोलॉजी, और जो भी चीजें हम खरीद सकते हैं लूप्स हो। बट अब तो आई थिंक गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज अहमदाबाद में यू इवन हैव अ ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप। We have everything, almost everything. We have CBCT, operating microscope, we have PSP,
Scanners still we are waiting. हमारी जो फंडिंग पास हुई है 3-4 और माइक्रोस्कोप आने वाले हैं. ओके. तो चीजें तो बहुत. आप मेरी हॉस्पिटल में आओगी तो आपको लगेगा नहीं कि ये सरकारी हॉस्पिटल. अच्छा. जो हमारे डीन थे, अभी सर रिटायर हो गए, तो डॉक्टर गिरीश परमार थे जो एडिशनल डायरेक्टर भी थे. तो वो ऑलमोस्ट 20 साल के लिए वहां पे डीन रहे. ओके. और लास्ट 5 ईयर्स से एडिशनल डायरेक्टर इन डेंटल भी रहे. तो उन्होंने नॉट ओनली कॉलेज के लिए बहुत कुछ किया, बट डेंटिस्ट्री एज अ प्रोफेशन की बहुत सारी पोस्टिंग खड़ी करना. फिर कोविड में भी बहुत काम किया. काफी डिस्ट्रिक्ट वगैरह उनको दिए गए थे, तो वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के हेल्थ ऑफिसर हुआ करते थे. ओके. तो सरकार में रहने के ये भी फायदे हैं कि आप अपने आप को सिर्फ डेंटिस्ट्री तक सीमित नहीं रखते हैं. कि कोविड है या म्यूकरमाइकोसिस है या और कोई बीमारी अगर आ जाती है, तो आपको उसकी पॉलिसी मेकिंग में भी आपका रोल हो सकता है इफ यू आर रेडी टू वर्क. करेक्ट. तो मतलब जो भी ये सोच रहा है कि भाई सरकारी नौकरी है, 9 टू 4 जाएँगे, टाइम पास करके आ जाएँगे, दिस इज़ रियली एन आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ देम कि ऐसा नहीं है कि हर सरकारी नौकरी में सिर्फ टाइम पास है. कई सारी जगह पर ऐसा भी है जहाँ पर लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, डिपार्टमेंट को आगे करने के लिए और प्रोफ़ेशन को आगे करने के लिए. बहुत अच्छा लग रहा है ये सुनकर ये सारी जो चीज़ें हुई हैं हमारे जीडीसीएच में. एंड इट्स आल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट जीडीसीज़ एट लीस्ट इन द वेस्टर्न रीजन्स. तो इतना इवॉल्व होते हुए देख के और आपके मुँह से सुन के बहुत अच्छा लग रहा है. तो ये सारी जो जर्नी आपकी रही है डॉक्टर अभिषेक, आपने अपने फाइनेंशियल रोड ब्लॉक्स के बारे में हमको बताया है कि हाउ यू स्टार्टेड विद हम्बल बिगिनिंग्स और बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होते थे. बट इसके अलावा और क्या रोड ब्लॉक्स रहे? मतलब हमेशा मैंने आपको देखा है आप फिटनेस फ्रीक हैं. यू यू वर्क आउट अ लॉट, यू प्ले टेनिस और अपनी हेल्थ पर बहुत ध्यान रखते हैं. बट इन स्पाइट ऑफ दैट फैक्ट बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड रोड ब्लॉक्स भी रहे हैं. सो थोड़ा-सा उसके बारे में बताइए. मतलब कई बार क्या होता है हमारे स्टूडेंट्स को लगता है कि यार मैं एग्ज़ाम इसलिए नहीं अच्छे कर पाया क्योंकि मैं 15 दिन के लिए बीमार हो गया या मेरे घर पे कोई बीमार हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया. सो वो रोड ब्लॉक्स को वो ब्लेम करते हैं. ऑफ कोर्स वो प्रॉब्लम्स हैं. ऐसा नहीं है कि वो प्रॉब्लम्स नहीं है. बट समटाइम्स वी एट्रिब्यूट एवरीथिंग, ऑल आवर फेलियर्स टू दोज़ रोड ब्लॉक्स. सो आप अपने रोड ब्लॉक्स के बारे में बताइए, कैसे बार-बार आपको उसने परेशान किया है और हाउ यू ओवरकेम दैट? आप कैसे उससे आगे बढ़े हैं? तो जीवन मुझे आई स्टिल हैव टू मीट समबडी हु डज नॉट स्ट्रगल इन लाइफ, राइट. संघर्ष तो सबका होता ही है. राइट. तो किसी का थोड़ा ज्यादा, किसी का थोड़ा कम. तो 2012 में पीजी खत्म होते ही मुझे ब्रेथलेसनेस शुरू हुआ. तो 6 महीने तक डायग्नोस नहीं हुआ, बट बिकॉज आई वॉज वन ऑफ द फिटेस्ट गाय, तो डॉक्टर भी को भी पता नहीं चला. एक्सरे क्लियर थे, तो आई गॉट पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस. ओके. And then both the lungs were damaged and effusion and everything. And it took me a year to recover from it. तो 1 साल लगा. तो 1 साल के बाद वजन मेरा 25 किलो बढ़ गया. स्टेरॉइड्स और उस सब की वजह से शायद. स्टेरॉइड, एंड जब वो माँ होती है जो आपको टीबी हुआ है तो खिलाती है अच्छा सा, तो हर सुबह जो खाना था वो सबसे वजन बढ़ा, ठीक हुआ. और थोड़ा हाइपर रिस्पॉन्सिव एयरवे भी था मेरा. तो बहुत टाइम तक उसकी अस्थमा की भी मेडिसिन लिया. एंड वन फाइन डे मेरे को आई यूज्ड टू गेट लॉट्स ऑफ हेडेक. So one fine day I just checked my blood pressure. So it was like 160/100. Okay. And at the age of 29, I had blood pressure reading 160/100. तो 1 साल टीबी की दवाई तो ली थी. अच्छा. हाँ. और पीजी खत्म होने के बाद का आपका टाइम ऐसा होता है कि यू आर रेडिंग टू गो. आपको बहुत सारी चीजें करनी होती. बस वही टाइम पे बीमारी आई. पर आप ये भी कह सकते हो कि मैं लकी था कि सरकारी नौकरी थी, तो सरकार आपका ध्यान रखती है जब आप बीमार होते हो. तो मेडिकल लीव्स भी मिलती है, आपका सैलरी भी मिलता है. तो उसकी वजह से इश्यू नहीं आया. तो
29 साल में मैंने सोचा 160 और 100 बीपी की दवाई तो मैं नहीं लूंगा। और जो डॉक्टर ने मुझे टीबी की वजह से ये भी बताया था कि भाई ड्रास्टिक वेट लॉस ना करो। हम्म, तो मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा वॉक करेंगे, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन करेंगे। तो 2013-14 और आज 2024 मैं आज भी बीपी की दवाई नहीं लेता हूँ। ओके। तो एक लाइफस्टाइल चीज मैंने मॉडिफिकेशन से you've managed it. हाँ, so my BP is under control. Not that it is high and I'm not taking. Correct. So I have decided that infectious disease are not in your hand, Correct. but lifestyle disease are in your hand to certain extent. So I didn't want to blame my genetics. So I decided let's control the controllable and then we'll see. Correct. And again, 10 years were very nice. And then in 2022, COVID and came. 2020 COVID came. So we worked a lot during COVID because only government hospitals were working. सरकारी अस्पताल ही काम कर रहे थे शुरू में, फर्स्ट वेव्स में। Hmm. तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत काम किया, सर की लीडरशिप में। इनफैक्ट सर को कुछ डिस्ट्रिक्ट भी दिए गए थे जिसमें कोविड का पूरा देखना होता था। कोविड खत्म होते होते हमारे हॉस्पिटल में म्यूकरमाइकोसिस के शायद इंडिया में या दुनिया में सबसे ज्यादा केसेस आए। तो उसमें भी थोड़ा बहुत काम किया। ऑपरेट नहीं कर सकता हूँ ऑब्वियसली क्योंकि सर्जन नहीं हूं मैं, पर हमारी गवर्नमेंट थोड़ी प्रोएक्टिव थी तो उन्होंने हमें छूट दी, हमारे सर को छूट दी कि आप इन हाउस ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन रखिए, ईएनटी सर्जन रखिए, एनेस्थेटिस्ट रखिए। In a हमें सिविल dental college yes, में in a dental hospital. with oral surgery. So we had in-house oculoplastic surgeon. Hmm. और वो ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन से एक्सेंट्रेशन जो आई बॉल रिमूव करते हैं, तो शी केम अप विद दिस एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन। तो हम आई साइड तो शायद ना बचा पाए लेकिन आई बॉल रिमूव करना हम बचा सकते हैं। तो इन हाउस ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन की वजह से ये हुआ कि बहुत सारे पेशेंट के आई बॉल रिमूव होना बच गया। उसके साथ ही हमें सिविल हॉस्पिटल बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है जैसे आप सबको पता है। तो हमें किडनी इंस्टीट्यूट ने भी अपना ओटी दिया, उसके बाद स्पाइन इंस्टीट्यूट ने अपना ओटी दिया, उसके अलावा हमारे यहाँ जो ओटी थे, तो बहुत सारे लोगों ने मिलकर बहुत काम किया। तो छोटा सा पार्ट मेरा भी था, बहुत ज्यादा मैं नहीं बोल सकता, छोटा सा पार्ट था। पर वो टाइम पे जब सब बैठे थे तब आप कहीं पे कुछ काम में आ जाओ तो सरकारी हॉस्पिटल में हो आप, तो उसका ये फायदा होता है कि आप काम आ सकते हो अगर आप में इच्छा शक्ति है तो। करेक्ट। तो आपको कभी नहीं लगा कि अगर आप अपने बाकी फ्रेंड्स की तरह प्राइवेट प्रैक्टिस में होते तो वहां तो कोई एंड नहीं है सरकारी में, मतलब ऑफ कोर्स इट इज वेरी बहुत सिक्योर जॉब होती है क्योंकि आपको प्रेशर्स कम होते हैं, लेकिन एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अर्निंग है। यस, ग्रोथ होती है, बहुत स्टेडी स्लो ग्रोथ होती है, बट देयर इज ऑलवेज अ लिमिट। आपको अपने फ्रेंड्स को देख के ये नहीं लगा कि यार ये लोग ज्यादा सिक्योर हैं, कोई ऐसे कंपल्शंस नहीं है काम करने के, और अर्निंग भी ऑब्वियसली मच बेटर हो सकता, ऑब्वियसली जो मेहनत कर रहा है, हर कोई जो प्राइवेट में बैठा है वो तो नहीं कमा रहा है, बट जो मेहनत कर रहे हैं दे आर अर्निंग मे बी मोर देन व्हाट यू आर अर्निंग, आपके सेम बैच के लोग। तो कभी उनको देख के ये नहीं लगा कि यार मैं क्यों गवर्नमेंट में बैठा हूँ और मैं ये सब रिस्क क्यों ले रहा हूँ, क्यों नहीं मुझे भी प्राइवेट जॉब करना चाहिए, कंफर्टेबली इलेक्टिव चीजें करनी चाहिए और उसके लिए पैसे भी ज्यादा मिलेंगे? ये नहीं आया कभी दिमाग में? दिमाग में उल्टा थोड़ा सा लग रहा है कि लोग मुझे ये बोलते हैं कि तुम्हारी जॉब सेफ है। तो हाँ, तो इट्स अ टू वे स्वॉर्ड कि आप बता, इसके फायदे भी है नुकसान भी है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में बैठे हैं और आप ऐसा सोचते हैं कि भाई बैठे बैठे पैसे लेने हैं, तो आपसे कोई काम नहीं करा सकता।
कि बहुत सारे लूप होल्स होते हैं कि काम ना करने के। करेक्ट। काम ना करने के हजार बहाने हो सकते हैं, पर अगर आप चाहो काम करना, तो जैसे हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, टॉप ब्यूरोक्रेट्स आते हैं। हम्म। गवर्नर साहब हमारे यहाँ पे आते हैं, बहुत टाइम सीएम आए हुए हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट सेटअप में हो, तो आपको इन सब से को भी ट्रीट करने का मौका मिलता है। हम्म। हम्म। तो ये बहुत डेफिनेट एडवांटेज। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो यूएस में हैं, बहुत सारे दोस्त जो यहाँ पे, उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, 10 महीने के 10 लाख कमा रहे हैं। तो वो लोग बोल रहे हैं कि अल्टीमेटली सब इन्वेस्ट करके बचा के भी पैसा तो इतना ही बचता है जितना तुम कमा रहे हो। तो एज यू सेड, मैं टेनिस खेलता हूँ ना, तो माय फेवरेट प्लेयर इज राफेल नदाल। तो राफेल नदाल, जो थोड़ा बहुत टेनिस जानते हैं उनको पता होगा कि हमेशा उसकी कंपटीशन रॉजर फेडरर से रही, बाद में जोकोविक से रही। तो उसको जब पूछा जाता था कि अ, आपके टाइटल रॉजर फेडरर से कम है, जब कम थे तब, हम्म। तो आपको वो हासिल करना है, तो वो हमेशा बोलता था कि भाई आई हैव माई डिफरेंट जर्नी। तो मैं पूरा टाइम ये नहीं सोच रहा हूँ कि रॉजर फेडरर के ज्यादा टाइटल हैं। Somebody will always have a bigger house. Somebody will always have a bigger car. But that's not how I live my life. राइट। So किसी की गाड़ी और घर हमेशा बड़ा होने वाला है। हम्म। When I say that, it doesn't mean that money is not important. Money is very, very important. But there's no end to it. करेक्ट। तो सरकारी नौकरी, हमारा पे काफी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि पे बुरा है, बहुत अच्छा पे है। सो एज हम्म। जब आप ट्यूटर, आज के टाइम की बात करूं तो जैसे ट्यूटरशिप में आप जब लगते हो तब 1-1.5 लाख से शुरू होता है, एंड प्रोफेसर का 4-4.5 लाख तक जाता है। ओके। तो पे, डिसेंट पे आप बोल सकते हो, ऐसा नहीं डेफिनेटली। कि। हाँ। हम्म। और थोड़ा बहुत डेंटिस्ट्री का सिनारियो भी डाउन जा रहा है, पर हैविंग सेड दैट, ये भी है कि जो स्किलफुल है, हम्म। ऐसा मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है जो स्किलफुल डेंटिस्ट है वो घर पे बैठा है। करेक्ट। तो दोनों चीजें हैं, फायदे नुकसान दोनों। तो एक तो हो गया ये क्लिनिकल एस्पेक्ट जिसमें आप खुश हैं, वो यू आर जी। पार्टिसिपेटिंग, जितनी चीजें आप कर रहे हैं आप बहुत खुशी से कर रहे हैं और जितना हो सकता है आप कर रहे हैं डिपार्टमेंट में। पर यू आर ऑल्सो डूइंग पीएचडी। तो इस लेवल पे आके, मतलब एक असिस्टेंट प्रोफेसर होके, टीचर होके पीएचडी करने का क्या मतलब? दिस इज फॉर ऑल दोस पीपल जो प्रोस्पेक्ट्स देख रहे हैं इंडस्ट्री में, ठीक है सरकारी हम्म। नौकरी है तो ये एक्सपेक्ट करना है, प्राइवेट जॉब है तो वो प्राइवेट के हिसाब से। तो आप एक सेटल्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, अब आपको पीएचडी करने की क्या जरूरत है? अभी अभी आपने पीएचडी थीसिस अपनी सबमिट करी है, सो जी, उसकी क्या जरूरत थी? मतलब उस वो क्यों किया आपने? जरूरत तो ऐसे नहीं होती है, पर जैसे मैंने फेलोशिप भी किया माइक्रो रेस्टोरेटिव एंडोडोंटिक्स में। ओके। तो मैं काफी पैशनेट हूँ मैग्निफिकेशन के बारे में। ओके। तो मेरे लेक्चर्स भी मैं लेता हूँ मैग्निफिकेशन, अर्गोनॉमिक्स पे लेता हूँ लेक्चर्स। तो वो बकायदा मैंने अपने आप से सीखा। फिर जब फेलोशिप का मौका मिला तो फेलोशिप किया। हम्म। उसका एक लर्निंग फेज होता है ना, तो आपका अपना भी एक कुछ गोल होता है कि नहीं, मुझे ये तो करना है मेरे फील्ड में, चलो मैक्सिमम क्या है, आप हम्म। कोशिश जरूर करते हो। तो अब अभी पीएचडी गुजरात यूनिवर्सिटी ने 10 साल पहले इंट्रोड्यूस किया था, 10-11 साल पहले। हम्म। तो एग्जाम था तो एग्जाम दे दिया और सिलेक्ट भी हो गए, ऐसा कुछ ज्यादा सोचा नहीं था। हम्म। और जो नॉर्मल टाइम होता है उससे तो काफी टाइम ज्यादा ही लगाया मैंने एक्सटेंशन वगैरह लेके सबमिट करने में, क्योंकि उसका इमीडिएट कोई ऐसा आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा। हम्म। तो जब आप ऑलरेडी कॉलेज में हो, आप पढ़ा रहे हो, आप पेशेंट पे वर्क कर रहे हो, देन यू हैव, आप सोशल बन जाते हो ना, हम्म। व्हेन यू हैव अ डॉटर, सो थिंग्स बिकम लिटिल डिफरेंट। तो प्लस आपको और एक्स्ट्रा चीजें भी करनी है कि एक्सरसाइज करना है, टेनिस खेलना है, तो बैलेंस बनाना हमेशा इजी नहीं रहता है।
तो उसमें जो सबसे चीज वही सफर करती है जो सबसे कम पसंदीदा हो। तो पीएचडी फिर भी हमने धक्के मार मार के पहुंच तो गए हैं, ऑलमोस्ट एंड तक सबमिट कर दिया। तो अब थीसिस डिफेंड करना होगा जब भी यूनिवर्सिटी डेट देगी तब। ओके, वन क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे आपके फ्रेंड्स आपको बताते होंगे कि प्राइवेट पेशेंट जो होता है उसका एक एटीट्यूड अलग होता है। अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पेशेंट्स को एक्सपेक्ट करें, प्राइवेट पेशेंट आता है, तुरंत से इलाज कराता है, अच्छे से पेमेंट करता है और जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज का पेशेंट फुर्सत में होता है, वो आएगा, वो वेट भी करेगा, बहुत बहुत देर बेचारे वेट करेंगे, फिर वो इलाज करवाएंगे और फिर वो जाएंगे। तो आपको कुछ एटीट्यूड में डिफरेंस लगता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पेशेंट में? और जैसे आपके फ्रेंड्स आपको बताते होंगे, आपने भी कभी अपने कोई रिलेटिव्स को देखा हो या उनको गाइड किया हो जो प्राइवेट से इलाज करवा रहे हैं, तो कभी-कभी क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को हमने देखा है वो इरिटेटेड रहते हैं। मैं आपकी पर्टिकुलरली बात नहीं कर रही हूँ, बट इन जनरल, क्योंकि वो इतने ओवरवर्क्ड होते हैं, उतने से टाइम में जहाँ पे प्राइवेट प्रैक्टिशनर 10 पेशेंट देख रहा है या 6 पेशेंट में रूट कैनाल ओपनिंग कर रहा है, आपको उतने ही टाइम में शायद 12 या 15 पेशेंट्स की करनी है। तो दे आर ओवरवर्क्ड। जब आप भी रेज़िडेंट रहे होंगे या इवन एज़ अ फैकल्टी, बिकॉज़ यू ऑपरेट, मतलब आप करते हैं पेशेंट्स पर, तो ओवरवर्क्ड होने की वजह से वो इरिटेटेड रहते हैं। यूजुअली, मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं, सब नहीं, बट काफ़ी सारे ऐसे होते हैं। तो हाउ डू यू मैनेज दैट? मतलब क्योंकि हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कई बार गवर्नमेंट कॉलेज के पेशेंट्स को कि चलो ये तो पेइंग पेशेंट नहीं है, और प्राइवेट का पेशेंट पेइंग पेशेंट है। तो उस बिकॉज़ हमने हमेशा सुना है आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स पेशेंट इज़ वेरी, वेरी पोलाइट। कभी भी ऊँचा नहीं बोलेंगे आप, कभी भी मतलब ना जैसे कई बार हमने सुना है बहुत सारे अच्छे सेटल्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं जो पहले पेशेंट को भी वैसे ही देखेंगे और लास्ट पेशेंट को भी उतनी ही शिद्दत से, उतना ही टाइम लगा के अच्छे से देखेंगे। सो ये एटीट्यूड आप कैसे बिल्ड करके रखते हो? मतलब ना इतना पेशेंस कहाँ से आता है? तो इट्स अ कल्चर। तो जब मैंने बताया जैसे हमारे लीडर थे, तो डीन हमारे, तो उन्होंने एक कल्चर डेवलप किया था। उसके बाद जो प्रोफेसर आए, हमारे एचओडी आए हैं, अभी जो एचओडी है, वो एक कल्चर बना रहा है कि जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव मनी you don't get good treatment. It should not be like that, right? Everybody should have a right to have the best quality treatment. तो आप जब हमारे हॉस्पिटल में जब आओगे, अभी हमें NABH का एक्रेडिटेशन मिला, नेक में हमें A+ मिला, उसके अलावा n नंबर ऑफ हमें अवार्ड्स मिले हैं। ओके। हाँ, तो उसमें हमने ये चीज किया है कि अगर जो भी कोई इंस्ट्रूमेंट पेशेंट के मुंह में जाता है वो स्टरलाइज होना चाहिए। तो हमारे पास अलग से ही सेंट्रल स्टरलाइजेशन एरिया है। हर 7th फ्लोर बिल्डिंग है, हर एक फ्लोर पे अलग से स्टरलाइजेशन एरिया है। तो हम कोशिश हमेशा यही होती है कि हर एक पेशेंट को आप अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दें। हम हमेशा सक्सेसफुल होते हैं वो मैं नहीं बोलूंगा, खामियां सब में होती है, रिस्ट्रिक्शन सबके होते हैं, पर कोशिश हमेशा हमेशा ये होती है कि बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जाए। और अगर आप आओगे तो हमारे यहाँ वेटिंग भी ना के बराबर है। अच्छा। तो मैक्सिमम 10 से 15 दिन। आई एम टॉकिंग अबाउट रूट कैनाल ट्रीटमेंट एंड अदर ट्रीटमेंट। तो वेटिंग भी बहुत कम है। प्लस इमरजेंसी ट्रीटमेंट में अगर कोई भी आता है तो हम उनको इमीडिएटली वही दिन उनका ट्रीटमेंट होता है। इसके अलावा आगे जाके मैं बताऊं तो मुझे भी प्राइवेट डेंटल क्लिनिक्स हैं वगैरह से बहुत सारे पेशेंट रिफर होते हैं जो वो लोग नहीं कर पाते हैं। यस। और उनको मैं एक ही चीज बताता हूँ कि आपके पेशेंट हम ट्रीट कर लेंगे, पर पैसे आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि आप सरकारी अस्पताल में भेज रहे हो और फिर आप ये मत करो कि आप पैसे लो, ये अनएथिकल हो जाएगा। तो आप भेज दो, पेशेंट को समझा दो कि ये यहीं पे हो पाएगा। तो ऐसे हम बहुत सारे रिफर्ड पेशेंट ट्रीट करते हैं। मेरी बात की जाए तो इंस्ट्रूमेंट रिट्रीवल के बहुत सारे केसेस मैं करता हूँ जो प्राइवेट क्लिनिक से भी रिफर्ड होते हैं। और नाउअडेज अगर आप देखो बिकॉज ऑफ रोटरी तो बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें इंस्ट्रूमेंट फ्रैक्चर होता है, ब्रेकेज होता है, राइट, या सेपरेशन बहुत सारे केसेस में होता है। तो ऐसे बहुत सारे
डिफरेंट केसेस है जिसमें इंस्ट्रूमेंट को रिट्रीव करना वाज अ नेसेसिटी। तो ऐसे केसेस हमने बहुत सारे किए हैं। जैसे पेशेंट को ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया हो गया, तो पेशेंट श्योर नहीं था कि ये पेन ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का है कि दांत की वजह से है। उसमें इंस्ट्रूमेंट सेपरेट था, दो इंस्ट्रूमेंट सेपरेट थे। पेशेंट का ऑलरेडी बहुत सारे दांत, मल्टीपल टीथ एक्सट्रैक्टेड थे, क्योंकि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में यू मस्ट बी नोइंग कि फॉल्सली आप दांत निकाल देते हो क्योंकि आपको कॉज ही नहीं मिलता है। एजेड पेशेंट था, बोलता है कि सर बहुत सारे दांत निकाल दिए, अब थोड़े बचे हैं, ये नहीं निकालना है, तो आप वो दांत बचाओ। बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जो 4-5 डेंटल क्लिनिक से जाके हमारे पास आते हैं, सब जगह पे। हाँ, तो हम एथिकली ये नहीं बताते हैं कि इसने काम अच्छा किया बुरा किया, वो हम नहीं कमेंट करते, पर कोशिश जरूर करते हैं कि उनका काम ठीक से कर पाए। हो जाए। जी So as an endodontist, आपका सबसे what are you the most passionate about? आपको सबसे ज्यादा क्या पता है? आपने बताया आपको मैग्निफिकेशन पसंद है, यस but यस यस what are you the most passionate about? Microscopic surgeries, loops, या फिर teaching? Teaching is not one of your favorite things, you said. But what is the best thing that you like in endodontics? So teaching was not one of the best thing when I was because I may not be a good teacher at that time. I'm not saying I'm a very good teacher right now, but since I have also learned, right? तो मैं भी सीखते गया, टीचिंग भी मुझे अच्छा लगने लगा। सो नाउ आई एम अ वेरी पैशनेट टीचर। तो मेरा जो बेसिक प्रोफेशन है वो टीचिंग ही है मेरा। यस, मैं पिछले 12 साल से असिस्टेंट प्रोफेसर। सो ये गवर्नमेंट का आपने अगर फायदा बताया, तो ये नुकसान ये है कि भाई इतने सारे टाइम से अगर मैं शायद कहीं पे भी एचओडी या प्रोफेसर बन सकता हूँ प्राइवेट में, पर गवर्नमेंट में आप, मुझे करियर एडवांसमेंट में पैसा उतना मिलता जाता है एसोसिएट या प्रोफेसर जितना, पर आपका ये लिमिटेशन आ जाता है पोस्ट कि आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की है। हाँ। तो अभी मैं बहुत पैशनेट टीचर हूँ। अगर मेरा फेवरेट प्रोसीजर आप बताओ तो इंस्ट्रूमेंट रिट्रीवल में मुझे बहुत मजा आता है। ओके। कि जब रीट्रीटमेंट करते हो तो आपको वो जो आपको थ्रिल मिलता है। करेक्ट। हाँ, तो उसमें मुझे बहुत मजा आता है। उसके अलावा एस्थेटिक ट्रीटमेंट। ओके। तो रिसेंटली मैं, आई एम नॉट श्योर कि मैं नाम ले पाऊंगा कि नहीं, पर बहुत टॉप मोस्ट जो होते हैं स्टेट में, उनका मैंने ट्रीटमेंट किया था, और उनका एक ही कंप्लेन था कि भी मुझे बहुत के बीच में गैप है। फेसिंग है। हाँ, तो आप वो ठीक करके दीजिए। तो जब बहुत हाई प्रोफाइल पेशेंट होता है तो आप थोड़े नर्वस तो होते हैं, करेक्ट। पर मैंने खुद को बोला कि चलो लेट्स गो नॉर्मली, कि आप नॉर्मली ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। तो प्री ऑफ फोटो लिया, पोस्ट ऑफ फोटो लिया। उनके साथ हमेशा एक डॉक्टर रहते हैं। वो डॉक्टर को रिक्वेस्ट किया कि अगर अग्री करते हैं तो हम प्री ऑफ फोटो और पोस्ट ऑफ फोटो लेते हैं। तो वो डॉक्टर ने ही वो प्री ऑफ पोस्ट ऑफ फोटो लिया, और वो इतने खुश हो गए कि जाते जाते वो ऐसे बताते गए, साहब आपका नाम क्या है? तो नाम बताया, बोले आप आपके साथ एक चित्र लेंगे। अच्छा। तो वो, जबकि वो ऐसा था कि वो सर को खुश करना थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन धीरे धीरे सब होता जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं आपको, जो शायद आपको प्राइवेट में ना मिले, एकदम से ना मिले। करेक्ट। एकदम से ना मिले। तो आप बाकायदा ट्रेन होते हो कि आप प्रेशर में कैसे काम कर सकते कैसे हैं। हैंडल करते हो, ये बहुत बहुत हाँ, इम्पोर्टेंट है। आपने जैसे बताया, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स या फिर कोई भी बहुत हाई प्रोफाइल पेशेंट आप आ रहा है, आपको चीजों का भी ध्यान रखना है, आपके रिसोर्सेज बहुत ही मतलब असिस्टेंट और सक्शन और सब कुछ आपको परफेक्टली रेडी करना है, एंड ट्रीटमेंट का प्रेशर भी जो होता है कि भाई इसके साथ गड़बड़ करी तो नौकरी जाएगी वाला। नहीं बिल्कुल जाएगी। सो फिर उनके ओके, उनके सिर्फ एक साइन से नौकरी जा सकती नौकरी जा है। सकती है हमारी। सो ओके। सो क्योंकि हम पूरा का पूरा डिस्कशन गवर्नमेंट सेटअप और गवर्नमेंट जॉब और इसके बारे में कर रहे हैं, सो आप 10 साल बाद खुद को कहाँ देखते हैं? अब आपने पीएचडी भी करी है, आप होपफुली वो आप एक पीएचडी डॉक्टरेट भी हो जाएंगे वेरी सून एज इट इज एक्सेप्टेड।
तो 10 साल में वेयर डू यू सी योरसेल्फ? तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि पुराने जो अनुभव है, उससे ये चीज़ तो सीखा हूँ कि बहुत ज़्यादा मत सोचो। अच्छा, तो छोटे-छोटे बहुत सारे गोल हैं। जैसे? तो जैसे मुझे शायद एक कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है। ओके, मुझे मार्शल आर्ट में कुछ सीखना है। ओके, अभी रिसेंटली मैं माइक्रो सर्जरी कर रहा हूँ। तो बाकी रूटीन प्रोसीजर जो है माइक्रोस्कोप के अंदर इतना डिफिकल्ट अब नहीं लगता है। हुँ, अब माइक्रो सर्जरी में इश्यू ये है कि हमारा नॉन सर्जिकल हीलिंग का रेट इतना अच्छा है कि सर्जरी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, तो हमारे कई केसेस ऐसे हैं जिसमें प्रीमोलर टू प्रीमोलर लीजन हमने नॉन सर्जिकली हील किए हैं। ओके, तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स से उनको बोलता हूँ कि विदाउट टचिंग अ ब्लेड वी कैन डू दिस, सो दिस इज आवर सुपर पावर। करेक्ट, तो माइक्रो सर्जरी का एक डेफिनेट इंडिकेशन है, और बिकॉज ऑफ इम्प्लांट्स एंड एक्सीलेंट नॉन सर्जिकल हीलिंग रेट वो थोड़ा सा आउट ऑफ फैशन हो रहा है। ओके, और उसमें सीखना क्या, आप जब माइक्रोस्कोप में काम करते हो तब आप 12 o'clock काम करते हो, और मूवमेंट भी जो अलाउड है आपको वो फिंगर्स एंड एट मैक्स रिस्ट मूवमेंट। सो हुँ, आपके असिस्टेंट आपको सब कुछ फिंगर्स में देते हैं। तो हुँ, इट्स नॉट लाइक यू आर वर्किंग लाइक दिस, करेक्ट, क्योंकि वो आउट ऑफ फोकस हो जाएगा और वो बहुत इनएफिशिएंट वे है वर्क करने का। करेक्ट, तो फ्यूचर भी जब आपको लेने हैं तो आप 12 o'clock पोजीशन में, और वो फ्यूचर भी आप 50 70 ऐसे फ्यूचर लेने हैं। हुँ, हुँ, तो उसमें जो ग्रिप होता है वो भी रिवर्स मोटरसाइकिल ग्रिप है कि आप यूं फ्यूचर ले रहे हो। ओके, तो बकायदा अगर आपको माइक्रो सर्जरी करनी है, जो भी उसके रूल्स है उसमें आपको यू हैव टू स्टिक टू द रूल्स। तो वो थोड़ा सा उसका लर्निंग कर्व मुझे थोड़ा सा लग रहा है। तो ओके, नेक्स्ट 10 years में मैं अगर क्लिनिकली आप देखना चाहो तो मैं माइक्रो सर्जरी करना मास्टर चाहूंगा। बनना, मास्टर्स करना, हाँ वो मास्टर करना चाहूंगा। करेक्ट। दूसरी चीज तो ये है कि सारे सारे आपके एकेडमिक पैशंस ही हैं, इंस्ट्रूमेंट सीखना है, कोई कोई हार्ली डेविडसन या कोई और बड़ी बाइक या ऐसा कोई पैशन नहीं है? मतलब आई मटीरियल हैड पैशंस नहीं है कोई? नहीं, बहुत सारे हैं। आई आई लव माई कार्स। तो मेरे पास मैं हर 3 साल में कार बदलता हूँ। ओके, और आई लव गैजेट्स। ओके, तो वैसा भी है, पर उसका तो कोई अंत नहीं है। तो वो चीजें तो हाँ, शायद मैं ये सोचता हूँ कि 10 साल में मेरे पास मर्सिडीज हो। ओके, तो गवर्नमेंट जॉब से मुश्किल है, तो मेरे पास अगर थोड़ा फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ जाएगी तो मैं वेंचर करना शायद चाहूँ। वीआरएस गवर्नमेंट अगर हमारे लिए स्कीम ला दे तो हाँ, तो 20 साल मेरे 2029 में हो जाएंगे। ओके। सो फिर आप प्राइवेट तो प्रैक्टिस का भी एक्सप्लोर करना चाहेंगे? आई एम नॉट श्योर, बट करूँ सोचा तो है कि अल्टीमेट मेरा एम यही था कि क्लिनिक या चेन्स ऑफ क्लिनिक हो, ओके, और उसमें मैं मेरे हिसाब से काम करूं कि जैसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी करना है तो उसमें ऐसा नहीं है कि रातों रात आपको सब कुछ आ जाता। हुँ, 10 साल बहुत काम किया तब जाके आया। तो मुझे ये अभी की जनरेशन का थोड़ा सा इश्यू भी लगता है कि उनको सब कुछ एक ही क्विकली, दिन में कर दें। हाँ, मैं जैसे इम्प्लांट भी सीखना चाहता हूँ ताकि जब जब मैं दांत न बचा पाऊँ तब उसको एक ऑप्शन मैं दे पाऊँ। सही बात है। तो ये दोनों चीज मेरी फिलहाल भी चल रही है। तो आई होप कि मैं अगले 10 साल में और फुल माउथ रिहैब भी करना चाह रहा हूँ। सीखना चाहता हूँ। बहुत सारी हजारों ख्वाहिशें ऐसी। बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के डॉक्टर अभिषेक 10 साल बाद हम ये इंटरव्यू फिर करेंगे एंड वी विल नो वेयर यू हैव रीच्ड इन दीस 10 इयर्स। सो बहुत ही एनलाइटनिंग सेशन है, बहुत ही एनलाइटनिंग वर्ड्स हैं आपके। आई एम श्योर जितने भी बीडीएस स्टूडेंट्स और जितने भी एमडीएस एस्पिरेंट्स आपको सुन रहे हैं, वो सब बहुत इंस्पायर होंगे ये देख के कि लर्निंग का कोई एंड नहीं है। देयर इज़ नो एज,
देयर इज नो स्टेज वेयर यू स्टॉप लर्निंग। एक टीचर होने के बावजूद भी आप पढ़ रहे हो, आप रिसर्च कर रहे हो, आप नई चीजें सीख रहे हो, जैसे माइक्रो सर्जरी, और अपार्ट फ्रॉम एंडोडोंटिक्स भी आप गवर्नमेंट के ऑपरेशनल वर्क्स में हेल्प कर रहे हो ड्यूरिंग कोविड या अदरवाइज। सो इट्स रियली इंस्पायरिंं, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। एंड ऐसा नहीं है कि आपने वर्क लाइफ बैलेंस नहीं क्रिएट किया है, बहुत पैशनेटली आप अपने बाकी के को करिकुलर एक्टिविटीज, चाहे टेनिस हो, चाहे जिम जाना हो, चाहे अपनी फैमिली को टाइम देना। डॉक्टर अभिषेक हैज अ ब्यूटिफुल वाइफ एंड अ वेरी वेरी स्वीट गर्ल। तो वो सबको बैलेंस करते हुए इतने अच्छे से आप निभा पा रहे हैं, ये दिस इज, आई मीन, हैट्स ऑफ टू यू। और ये हम सभी के लिए इंस्पायरिंग है, और हम वी लुक अप टू यू कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस में सिलेक्ट होता है तो आई होप वो आपकी तरह ही पैशनेटली काम करे, जितने साल करे बहुत अच्छे से करे, और एक सरकारी नौकरी के टैग के साथ जस्ट की एंड ऑफ द मंथ में सैलरी तो आ ही रही है, सोच के ना बैठे और बहुत अच्छे से आपकी तरह उस सर्विस को निभाए। सो ये सीरियस वाले कोशिश सेशन कोशिश जारी है। बहुत अच्छे से मैं जारी। यस। आपको कोई और मैसेज देना है हमारे स्टूडेंट्स को, या जो भी आपको देख रहे हैं, एनी मैसेज दैट यू वुड वांट टू गिव? बीडीएस स्टूडेंट है या एमडीएस के लिए तैयारी कर रहा है, कुछ आप कहना चाहेंगे उससे? जेन जी, मोस्टली जेन जी होंगे, राइट? व्हाटएवर दे कॉल देमसेल्व्स। जेन जी, यस। तो आजकल एक थोड़ा ये हो गया है कि हम सक्सेस को सिर्फ मनी से रिलेट कर देते हैं। मैं अभी भी बता रहा हूँ, पैसा बहुत जरूरी है, पर राइट वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर आज से 10 साल पहले वाले अभिषेक को आप मिलते हैं, तो एक ही चीज मुझे समझ आई कि आप चाहे सबसे ज्यादा टैलेंटेड हो, सबसे ज्यादा स्मार्ट हो, सबसे ज्यादा पावरफुल हो, आप अपने आप को अगर डेडिकेटेड नहीं रखोगे, कंसिस्टेंट नहीं रखोगे, तो वो सारी चीजें फेल हैं। आप दिन में अगर 2 घंटे पढ़ रहे हो तो भी 2 घंटे पढ़ो, पर कंसिस्टेंटली विथ प्योर फोकस पढ़ो। तो कंसिस्टेंसी इज द की। जो हमेशा आपके पास शायद ना हो, डिजायर आपके पास हमेशा नहीं होगी, मोटिवेशन नहीं होगा, अगर आप कुछ हैबिट्स बना लोगे कि यार मुझे ये तो करना ही है, मुझे कंसिस्टेंट रहना है। आप मुझे बोलोगे कि मैं क्या खा रहा हूं, तो मैं रोज शायद एक ही चीज खाना खाता हूँ, रोज जिम जाता हूँ, रोज पेशेंट करता हूँ, एक ही चीज करता हूँ, बोरिंग है कुछ कई बार। पर धीरे 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 मुझे समझ आया कि सबसे बड़ा अगर मैंने अपने आप में चेंज लाया है तो थोड़ा कंसिस्टेंसी लाया। तो कंसिस्टेंट रहो और ज्यादा प्रेशर मत लो। इस साल नहीं हुआ, अगले साल जरूर होगा, अगले साल नहीं हुआ, उसके अगले साल होगा। हिमानी जोशी जैसे सब टैलेंटेड नहीं होते हैं, मैंने भी ड्रॉप लिया है, मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट में बट नहीं हुआ था। हाँ, वो ऐसा हो जाएगा कि म्यूचुअल सोसाइटी हो जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन की। पर बहुत टैलेंटेड, मैं मेरी बेटी को चाहूंगा इतनी टैलेंटेड बने कि मार्शल आर्ट भी कर लेती है और शायद डांस भी कर लेगी ये और सब एडिट हो पढ़ा। जाएगा, ये सब एडिट हो जाएगा, आपका इंटरव्यू और मेरा इंटरव्यू बिल्कुल नहीं, ये सब काट दूंगी मैं। तो बी कंसिस्टेंट, दैट इज व्हाट ऑल आई वांट टू से। एंड वर्क हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं। करेक्ट। चाहे आप ब्लेस्ड हो नहीं हो, यू हैव मनी और नो मनी, यू नीड टू वर्क हार्ड। और यू हैव नो गुड लुक्स। बोलो ओके, बाकी। इस सेगमेंट के बाद एक छोटा सा रैपिड फायर करेंगे, जिसमें आपको ओके, क्विकली विद इन सेकेंड्स, बिना ज्यादा सोचे, आपको इसका ये आंसर मैं करना है। सो ये लास्ट सेगमेंट है जिसमें हम क्विकली आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछेंगे। सिंपल क्वेश्चंस है, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी ज्यादा ओके सोचे बिना इम्पल्सिवली आपको आंसर करना है। ओके, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अपने ब्रांच में कॉन्जेंडो में आपका फेवरेट प्रोसीजर क्या है? Instrument retrieval and aesthetic procedure, ओके, अपने like ब्रांच, diastema closure. ऑलराइट, अपने ब्रांच के बाहर यानी अदर देन एंडोडोंटिक्स, आप कौन सी चीज यू लुक फॉरवर्ड टू कि मेरे को ये आना चाहिए? Full mouth rehab and dance. ओके, वन प्रोसीजर व्हिच यू हेट टू डू, जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद?
मेरे सब्जेक्ट में तो नहीं है, पर अगर मुझे डेंचर बनाने को बोले मैं नहीं बना सकता। ओके। आज के ज़माने में बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, बट हाँ, ठीक है। नहीं, व्हाट इज़ मैं योर नहीं फेवरेट बना फूड? व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड? I'm very boring. I eat same food almost all day. What is that? I see food as a fuel. So I'll take my paneer, I'll have eggs, and I have dal, rice, Okay. Not vegetables. Yeah, not at all a foodie? not at all. No. ओके, ओके। आई रिमेंबर जब हम कभी माणिक चौक जाते थे, माणिक चौक इज़ दैट वेरी फेमस अहमदाबाद नाइट स्ट्रीट फूड मार्केट, जहाँ पर आपको एक सिंपल डोसे में एक पूरा ब्लॉक ऑफ बटर और वो सब, एंड अभिषेक भैया यूज्ड टू मेक फेसेस कि माणिक चौक कौन जाता है? सो ही इज़ नॉट एट ऑल अ फूडी एंड आई कैन वाउच ऑन दैट, पर हाँ, ले ज़रूर जाते थे। सो नो मैं जब कंप्लेंट्स। Can I say something? ऑफ कोर्स। जब मैं वाइफ को डेट करता था तो she used to eat and I used to see her. So I understand. So food is just like petrol for you, just a fuel. Nothing. Yes. Not a very passionate eater you are. No, 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 not at all. Okay. What is your favorite time of the day? को सबसे अच्छा कब लगता है पूरे दिन में? When I am with my kid and when I am exercising, yes, or Okay. when I play tennis. Endorphins are really the kicking factors. जो I look forward to go to gym. It is like that. last movie that you saw In theater or in anywhere? ओ- theater में अक्षय कुमार वाली खेल खेल में, Okay. All right. and on OTT I watched a movie called Silence. Okay. All right. And what is your favorite pastime? You already know. I love to play tennis. I Yes. go to gym. I listen to ghazals. Yeah. I listen to lots of शेर और शायरी. ये यहाँ पे स्कोप नहीं था, वरना थोड़ी बहुत बोल देता मैं. नहीं, we can end this session with one beautiful शायरी from you. A little inspiring अगर कोई आपको याद आ रही है. नहीं, इंस्पायरिंग तो याद नहीं आ रही है, पर अभी टाइम लेके सोच के भी बोल सकते हो. हम क्रॉप. नहीं, रिसेंटली आई विल शेयर वन एक्सपीरियंस रादर. हुँ. तो रिसेंटली मैं एक ओपन माइक जज करने गया था, तो वहाँ पे सारे गुजरात के मेडिकल डेंटल के लोग जो शेर व शायरी करते हैं या स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, उसको जज करने गया था. ओके. तो वहाँ पे मुझे जब मुझे फाइनल स्पीच देनी थी, तो द थिंग वाज कि उसके दूसरे दिन मुझे मुंबई में एक लेक्चर लेने जाना था, तो आई कुड नॉट प्रिपेयर. अच्छा. तो जब मेरा टर्न आया, तब मैंने उनको बताया कि जब मेरी बच्ची जब बड़ी होगी और मुझे पूछेगी कि पापा आपने जवानी में क्या किया, तो मैंने बोला कि फैज़ अहमद फैज़ की एक फेमस शायरी है, तो कुछ इश्क किया, कुछ काम किया. वाह! तो क्या बात है. हाँ, तो स्पीच अच्छी थी मेरी, अभी मुझे शायद इतनी याद नहीं आ रही है, बट वो शायरी से मैं रिलेट कर पाता कुछ इश्क किया, कुछ काम किया. हूँ. हाँ, जी, जी. तो फैज़ अहमद फैज़ साहब की ये शायरी है कि कुछ लोग, वो लोग खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से इश्क करते थे. हम जीते जी मशरूफ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया. काम इश्क के आड़े आता रहा या इश्क से काम बिगड़ता रहा. फिर आखिर में तंग आके हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया. कुछ इश्क किया, कुछ काम किया. वाह, वाह, वाह! क्या बात है. इसके साथ हाँ. आपकी पर्सनैलिटी में जितने भी लेयर्स हैं, टेनिस हो चाहे बहुत अच्छे से काम करना हो, वो सब लेयर्स धीरे-धीरे हमें पता चल रही हैं. थैंक यू सो मच अपनी इस ज़िंदगी की बुक को हमारे साथ शेयर करने के लिए, सब स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने के लिए. आई एम श्योर बहुत लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा आपके एक्सपीरियंसेस से. थैंक यू सो मच वन्स अगेन. Thank you, Himani, and thank you, Pathfinder, for having me. It's my pleasure.